हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम देखेंगे जय प्रक्रम का एक चैप्टर है आपका क्लास 10th में, एनसीईआरटी क्लास 10th में। उसमें देखेंगे आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आपके टीआरई 3.0 में या 2.0 में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं एक ही चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे इसमें। और काफ़ी ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इतने सारे क्वेश्चन बने इसमें। अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका इसमें एक दो क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं आपके सीक्वेंस वाइज। देखिए ये क्वेश्चन है एक, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो एमाइलेज। देखिए ये जय प्रक्रम का है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर आपको चैप्टर दिखाते हैं, फिर आप चैप्टर। ये वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या लेता है? कार्निवोरस। ये भी जय प्रक्रम का है, ठीक है। नेक्स्ट है पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस, मुख्य स्थान क्या है? तो हरित लगभग। तो देखिए आपका ये भी जय प्रक्रम का है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है भोजन नली की जो दीवारों में संकुचन और विस्तार होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है, जय प्रक्रम का है। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली जो नलिका होती है, तो ये मूत्रवाहिनी होती है, ठीक है। और ये जय जय प्रक्रम का ये भी है। और अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो किस तरीके से होता है? तो ये आपका खाद्य रिक्तिकाएँ होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ये जय प्रक्रम का है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपका आहार नली में दीवारों के संकुचन विस्तार, वही बताया अभी मैंने, क्रमाकुंचन होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया है, 2.0 में भी आया है, 3.0 में भी आया है। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। आपको यहाँ पे दिखाएंगे, पूरा भी चैप्टर दिखाएंगे आपको। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो आपका अमीनो एसिड्स में होता है। ये भी आपका जैव प्रक्रम का है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अमीनो एसिड्स में चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, तो ये अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी एक ही चैप्टर में। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो आपका ये प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये भी आपका देखिए जब प्रक्रम का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ तरल माध्यम आपका रुधिर में प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका ये वाला जो ना, ये आपका जो फिगर है ना, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँ किस किस में ये मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको दिखा हुआ है हमारे शरीर के अंदर जो भोजन में ब्रेकडाउन होता है, और वो उसका उत्प्रेरक कौन सा होता है? पाचक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपका जैव प्रक्रम का है। नेक्स्ट आपका देखिए ये एक क्वेश्चन है, गैस में जो आपका जो चूने के पानी को कौन सी गैस जो होती है दूधिया बना देती? तो आपकी जब जिसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है, देखिए एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो CO2 गैस जब जाएगी ना मुंह से, तो ये आपके दूधिया बना देगा। तो CO2 है इसमें, जैव प्रक्रम का ये भी चैप्टर है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में जो श्वसन रंजक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये भी जैव प्रक्रम का है। यहाँ पे देखिए अभी चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए एक मोटी जो एक कोशिका मोटी वाहिकाओं की होती है, को कहते हैं, क्या कहते हैं? वन सेल थिक वेसल्स बोलते हैं, और ये केशिका की होती है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन से ये दोबारा से आ गया। और ये आपका देखिए आपका चैप्टर देखते हैं इसका। तो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है आपका जय प्रक्रम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, तो ये आपके कुछ काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे जय प्रक्रम क्या है। तो देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जय प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। ये क्षति होती है, टूट फूट होती है, और इसमें आपका कई सारी क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। चलिए इसमें आपको दिखाते हैं ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए जो ये ब्लैक कलर का होता है, इसे अच्छे से पढ़ लिया करो। इसमें लिखा हुआ है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन में कहलाता है, ठीक है, श्वसन कहलाता है। और ये इस तरीके से पूछ देता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये उत्सर्जन के बारे में दिया गया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा में प्राप्त करता है, तो ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है, और इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। और यदि कोशिकाओं जो बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की जो आपकी अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र को आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों का कोशिका से उस उत्सर्जन ऊतक तक पहुँचाना ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप यहाँ लिखा होगा पोषण के बारे में। तो देखिए न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब हम टहलते हैं ना, तो साइकिल या सवारी करते हैं, हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं। उस स्थिति में भी हम जब कोई अभिसारी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते, तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुसार अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ को हम खाते हैं वह भोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सजीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है, ठीक है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं,
और ये जीव क्या होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जिसमें हरे पौधे, तो ये देखिए आपका यहाँ पे लिख दिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये स्वयं बनाते हैं भोजन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हाईलाइट रखिएगा अपने पे, जिसमें सभी हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है, और अन्य जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है ताकि ये जीवन के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम्स वाला भी देखिए एक टॉपिक बन गया इसका। विषमपोषी जो उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। तो ये एंजाइम्स के बारे में उन्होंने बताया यहाँ पे, जो जैव उत्प्रेरक के कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपका, देखिए स्वपोषी जो होते हैं आपके जो पौधे होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ये सबसे बड़े आपके मनुष्य के लिए खाद्य के महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वपोषी जो होते हैं जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं, और यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत तो आपको पता है, जो आपका सन है, ठीक है, उसी से ये आपके खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, और जिससे हमें या बाकी जीवों को ये खाना मिलता है। तो हम सभी क्या है, विषमपोषी हैं, और जो भी आपके जीव जंतु हैं वो सब विषमपोषी हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्लोरोफिल और आपका सूर्य का प्रकाश, तो इससे क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे काम का होता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। अगले अनुभाग ये देखिए, इसमें लिखा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है तो उसे मंड के रूप में सज्जित कर लिया जाता है। अब देखिए ये पूछा जाता है कि जो आपके जंतु होते हैं वो किस तरीके से आपके खाने को स्टोर करते हैं, तो देखो उसमें होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। ये अभी आपका जो पेपर हुआ है हेडमास्टर का, उसमें आया है, और हेडमास्टर का भी पेपर में हम करा देंगे आपको, ठीक है। तो उसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जब आपका ये जो पेड़ पौधे हैं इसके बारे में बात आती है तो ये मंड के रूप में संचित करता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा। जो आपके पेड़ पौधे थे वो मंड के रूप में संचित करते हैं, और बाकी जो आपके मनुष्य और या जीव जंतु होते हैं तो वो आपके ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा, और पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन के व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो देखिए मैंने अभी बताया था, जो आपके हमारे जो भोजन में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो बनाया हुआ है, ठीक है, एक तरीके का। इसमें देखिए मध्य सिरा दिया गया, बीच में पर्णपटल दिया गया, ठीक है, और शिरा होती है आपका, फ्लोएम जाइलम होते हैं। फ्लोएम जो होता है आपका जो खाद्य पदार्थ उसका परिवहन करता है, और जाइलम आपका जल और खनिज का, ठीक है। और ये मोमी, ये क्यूटिकल होता है, ऊपरी बाह्य त्वचा है, ये हरित लवक होता है, इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये दिखाया गया है कि ये कौन कौन से ये नोट्स होते हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो होगा मैं बता दूंगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये जो आपकी क्रिया होती है ना प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ये क्रियाएं होती है आपकी, ठीक है। ये आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए जैसे मरुद्भिद पौधे होते हैं जो आपके रेगिस्तान में उगाए जाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, रात्रि में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का जो सूक्ष्म सतही वाला जो आपका होता है माइक्रोस्कोप के द्वारा जब अवलोकन करेंगे तो नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, और ये हरे बिंदु जो होते हैं कोशिकाओं के लिए क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी था, मैंने अभी दिखाया था आपको, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिया गया था। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये आपका जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, ये हरित लवक का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अगला देखते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आपका क्लोरोफिल आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपका क्रियाकलाप दिया गया, देख लीजिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें क्लास 9 में आपने ये पढ़ा होगा, देखिए जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। तो ये आपके ये रंध्र होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं इसे, ठीक है। ये इंग्लिश का याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, लेकिन यहाँ ये जानने वाली आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान जड़ पत्तियों की सतह से भी होता है, और इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। तो इसमें पूछा जाता है कि आपका किस घटक से आपके जल की हानि होती है, तो वहाँ पे आपको स्टोमेटा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो आपके जो आदान प्रदान होता है गैसों का वो भी करता है, आपका जो जल होता है उसका भी हानि करता है, और ये आपके सांस लेने में भी मदद करता है, ठीक है। तो जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है आवश्यकता नहीं होती है, तो ये पौधे क्या करते हैं, छिद्रों को बंद कर देते हैं, जो होल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और छिद्रों को खुलना और बंद होना ये द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है।
ठीक है। तो ये आपकी द्वार कोशिकाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये किसके कार्य के लिए उपयोगी होती हैं। तो ये द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं, छिद्रों को बंद और चालू करती हैं, ठीक है। और द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब जो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने एक जार में ये पैक किया है, ठीक है। ये बेलजार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिलास के अंदर रखा गया है, ठीक है। और ये आपके जो रंध्र है, ये देखिए द्वार कोशिकाएं ये होती हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर में दिख रही है आपको, और ये आपके छिद्र होते हैं, रंध्र छिद्र, और ये हरित लवक होता है, ये जो आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, ये आपके क्रियाकलाप है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे देखिए स्वपोषी जो होते हैं अपना जो ऊर्जा होती है आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री जैसे होती हैं, और इसलिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल की अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम सरी के अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे कार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट में रूप में लिया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था उसमें, जो नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट में जो आपका कन्वर्जन होता है तो इसी में होता है, ठीक है। इन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। देखिए विषम पोषक होते हैं जो हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, और ये जीव जंतु जितने भी हैं वो सारे। तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषक की विधि भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है, भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह भोजन के लिए के भोजन को ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन जो होता है अचल, जैसे कि घास है, वो आपकी चल नहीं सकती, ठीक है, गतिशील नहीं है। जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। गाय व शेर किसी पोषक उत्परण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन जो होता है ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की जो युक्तियाँ होती हैं, कुछ जीव जो होते हैं भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उनका जो अवशोषण करते हैं। और फफूंदी, ईस्ट, जो मशरूम होते हैं आदि कवक इसके उदाहरण है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इसका विघटन जो होता है बाहर ही कर देते हैं। और अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए, जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना या कार्यशैली पर निर्भर करता है। अब देखिए जैसे घास हो गया, फल, कीट, मछली, मृत जो खरगोश होते हैं, खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में इसमें सोचिए। तो ये देखिए आपका जो मृत वाले होते हैं आपके मृतोपजीवी कहलाते हैं, ये सभी आपके जीवित हैं। और ये आपके जैसे प्राथमिक हो गया एक जो आपका उपभोक्ता होते हैं, अभी कंज्यूमर्स देखेंगे आप, ठीक है, उसमें टाइप्स देखेंगे कितने हैं। आपका जो एनवायरनमेंट में ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये पोषक युक्त अमरबेल जैसे होती है, ये अमरबेल आपकी दूसरे पर निर्भर रहती है, ठीक है। तो ये किलनी होगी, जू, लीची, फीताक्रमी शरीर के बहुत से जीव द्वारा प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिए गए, तो जीव अपना भोजन जो होता है जो पोषण कैसे करते हैं, देखिए क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, भिन्न। अतः भिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होता है। एक कोश की जीव में जो भोजन होता है संपूर्ण सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। अब देखिए जैसे अमीबा होता है, कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो अभी ये अमीबा वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसमें देखिए ये प्रवर्धक भोजन के लिए कणों को घेर लेते हैं, संगलित होकर खाद्य रिक्तिका। तो यही था उसमें कि आपका जो अमीबा होता है वो कैसे आप भोजन ग्रहण करता है, तो खाद्य रिक्तिका होता है। तो ये वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विकसित हो जाते हैं। और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और पैरामीशियम भी एक कोशिकी जीव है, ठीक है। और ये आपके चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। ये कोशिका एक निश्चित आकार का होता है तब भोजन के विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है, ठीक है। भोजन इस स्थान तक पश्चिमाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया था, जो वैक्यूल्स वाला था क्वेश्चन अभी दिखाया था, तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप बैक करके। नेक्स्ट है मनुष्य में जो पोषण होता है, तो आहार नाल मूल रूप से मुँह से गुदा तक की एक लंबी नली होती है, ठीक है, मुँह से लेके आपका लास्ट तक। तो ये आपके पोषण में काफ़ी सहायक करती है। तो इस नली में क्या होता है, विभिन्न प्रकार से आप देखिए भोजन का पाचन होता है। तो भोजन द्वारा हमारे शरीर में एक बार प्रवेश होता है और इसमें दिखाते हैं आपका जो पाचन होता है वो आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, पूछा जाता है। जो एमाइलेज होता है, टाइलिन आपके मुख में होता है, तो वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर आपके ये ग्रसनी से होते हुए आपके अमाशय में पहुँचता है। और अमाशय में दो तरीके की ग्रंथियाँ वो आपकी होती हैं, छोटी आँत, दो होती हैं आँत, छोटी आँत होती है, एक बड़ी आँत। छोटी आँत में जो होता है आपका 98% तक आपका पाचन हो जाता है इसमें, और जो थोड़ा सा बचा होता है तो आपके बड़ी आंत में जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो खनिज लवण वगैरह होता है उसका अवशोषण होता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो आपका फिगर है ना, और ये आपका पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 क्वेश्चन इसी से बने हुए हैं। देखिए आपको दिखाते हैं इसमें,
जैसे देखिए इस तरह से भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। हमें दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि उसका मार्ग आसान हो जाए, और उसमें जो आपके जो एंजाइम्स निकलते हैं वो क्या करते हैं, उसे आपके मंड में बदलते हैं वहीं पे, ठीक है। और ये मीठा इसीलिए लगता है। अपने पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, पानी आता है। ये वास्तव में केवल जल नहीं है, ये लाला जो ग्रंथि होती है, ये एमाइलेज होता है। लाला ग्रंथि को एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ये आपका दूसरे नाम से लिखा होगा, अगर इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तो वहाँ पे एमाइलेज लिखा होगा। तो लाला लफ्ज़ जो होता है आपका लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना है। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। ये काम जो होता है जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अभी दिखाया था। जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं इसे, तो क्या करते हैं, ये छोटे अणुओं को खंडित करते हैं, ठीक है। और ये आपके वैसे जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, तो आपने रासायनिक जो समीकरण जो पढ़े होंगे उसमें क्या करते हैं, ये अभिक्रिया के दर को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा बढ़ाते ही है कैटलिस्ट जो होते हैं आपके। तो आपका टियरी जो 3 में आपका जूनियर वाला पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था। आपके विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं, एक समांगी होता है, ठीक है, इस तरीके से। और निगेटिव ये कैटलिस्ट भी होते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका होता है किया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं आपके ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं यहाँ पे। वैसे जो जैव उत्प्रेरक होते हैं तो ये एंजाइम्स कहलाते हैं, ठीक है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लार एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमाइलेज लिखा होता है। ये टाइलिन होता है, ये एक टाइलिन होता है, एक एमाइलेज होता है। ये क्या करता है, मंड को जो आपका होता है जटिल अणु में को शर्करा में खंडित कर देता है। और भोजन को चबाने के लिए दौरान जो क्या होता है, पेशी जो होते हैं, जीवा, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि खाने को चबा के खाना चाहिए। आहार नाली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसकी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। और ये जो क्रमानुचन कुंचन की गति है पूरे भोजन नली में होती है, ठीक है। तो ये आपका देखिए बताया था पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है क्रमानुकुंचन की गति। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब मुंह के आमाशय तक जो भोजन होता है ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा, जो ईसोफेगस होता है आपका, जैसे ग्रसनी होती है, जब आपके मुख से खाना जाता है तो ये यहाँ से जाता है, ये इसका माध्यम होता है, ठीक है। इसके द्वारा ले जाया जाता है। और अमाशय जो होता है आपका एक बृहत अंग है, भोजन के आने पर फैल जाता है। और अमाशय की जो पेशी भित्ति होती हैं भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती हैं, ठीक है। ये देखिए आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये देखिए अभी बताया था मैंने, जो आपके ब्रेकडाउन करते हैं भोजन को, तो ये आपका पाचक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट होते हैं। और देखिए एक आपका ये तो आपका प्लाज्मा वाला अभी आएगा तो उसमें बताएंगे, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ये क्रमानुकुंचन की गति अभी बता रहे थे आपको, पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है। तो ये इसका देखिए, ये जो आपके स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं ना, ये मैंने पूरा इसका डिटेल एनालिसिस कराया है। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, केवल 10 सेकंड का समय लेंगे। कुछ आपको बताना था। आप अगर चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट पर आइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे देखिए, ये आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए एनसीईआरटी की बनी हुई है, एससीईआरटी की बनी हुई है, मैंने एमसीक्यूज कराए हुए, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो दिखाना है, देखिए ये रहा आपका, ये एनालिसिस वाला है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट। आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। मैंने ये जो आपको साइंस के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो इसकी मैंने एक तरफ से अलग से कंपाइलेशन बनाया हुआ है पूरा वीडियो। टीआरई जो आपका हुआ था, टीआरई 3.0, उसमें जूनियर सेक्शन का जो पेपर हुआ था 40 के 40 क्वेश्चन मैंने अलग से कराए हुए हैं। और जो आपका जीएस में 8 क्वेश्चन आते हैं उसका अलग कराया हुआ है। पीआरटी में जो आपका 3.0 में भी आया और 2.0 में भी आया, उसके साइंस के अलग कराए हुए हैं। तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आपका देखिए उसमें साइंस भी मिलेगा, आपका ज्योग्राफी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, सभी का मैंने कंपैरिजन अलग से कराया हुआ है, जो भी पेपर है एक तरफ से। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपका बिहार का अगर पढ़ना है आपको स्पेशल, तो बिहार का एडिटेड ये आपकी बुक जो है ना, बहुत ही डिमांडिंग बुक है, ठीक है। तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और आपको अगर मैथ साइंस का जो प्रैक्टिस सेट वो देखने, तो इसमें आप देखिएगा जरूर। और ये आपका देखिए प्रैक्टिस सेट, ये आपका यूथ पब्लिकेशन का है साइंस का, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट आपके जो किरण पब्लिकेशन और आपका जो रोपनी पब्लिकेशन का है 1.0, और ये 2.0 का भी मैंने कराया हुआ है। और ये टीआरई की जो बुक है आपका यूथ पब्लिकेशन की, वो भी मैंने कंप्लीट कराई है। तो आप देखिएगा, विजिट कीजिएगा एक बार चैनल। और ये मैं बुक आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, ये यूथ पब्लिकेशन की है, जनरल साइंस और जीके की, तो ये कंप्लीट करा रहा हूँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थे, आपका जो मैंने बताया था पेरिस्टलिक मूवमेंट जो था, ये क्वेश्चन बना था। अब देखिए मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका जो होता है इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय का बृहत अंग है, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। और भोजन फैलता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम्स होते हैं जो मिश्रित करने में सहायक होते हैं। अब देखिए ये पाचक जो कार्य, इनका कार्य क्या होता है, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ये द्वारा संपन्न होते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें एक HCl होता है, ठीक है। और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और पेप्सिन तथा श्लेष्मा जो होते हैं विलाई टाइप की जो संरचना होती है का श्रावण करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम्स की क्रिया में सहायक होता है। ये एक आया था क्वेश्चन आया था पेप्सिन एंजाइम का, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके विचार में अम्ल कौन से होते हैं, कार्य क्या है, तो बताइएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए सामान्यतः जो आपके परिस्थितियों में श्लेष्मा जो होता है आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो ये आपका जो ये म्यूकोसा होता है श्लेष्मा जो होता है ये जैसे आपका देखिए HCl होता है, ये एक तरीके का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो इसकी रक्षा करने के लिए क्या होता है, श्लेष्मा आमाशय होता है, ये आपकी दीवारों पर लगा होता है। हमारे बहुधा वयस्कों को एसिडिटी या अम्लता हो जाती है, ठीक है। तो उसमें एंटी एसिड्स खाए जाते हैं, जैसे आपका इनो हो गया, की सहायता से करते हुए सुना होगा। तो देखिए इसमें अमाशय में भोजन जब क्षुद्रांत में जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, मुझसे हिंदी नहीं बोला तो मैंने इंग्लिश बता दिया इसमें, ठीक है। क्षुद्रांत होता है, इसमें देखिए आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, ज्यूजेनम होता है, डेवलिनम और एलियम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भोजन होता है पहले जाता है ज्यूजेनम में आता है, और ये अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत जो होता है आहारनाल का सबसे लंबा भाग है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण ये सहित स्थान से अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई जो होती है उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। तो घास खाने वाले शाकाहारियों का जो सेलुलोज होता है पाचन करने के लिए लंबी क्षुद्रांत होती है। तो एक क्वेश्चन आता है आपका, जैसे जो आपका खरगोश होता है और जो आपका सिर होता है, इसमें क्या कॉमन है, तो कॉमन इसमें कुछ नहीं है। देखिए जो सिर होता है ना, इसकी छोटी आंत होती है, छोटी होती है, और जो आपकी जो आपका खरगोश होता है इसकी जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि उसका सेलुलोज पाचन होना है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी देखिए जो भोजन जो मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारियों की जो क्षुद्रांत होती है वो छोटी होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्षुद्रांत जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए पूर्ण पाचन का स्थल है, और ये कार्य जो होता है इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्न्याशय से स्राव होता है, ठीक है। और इसमें अमाशय से आने वाले जो भोजन होते हैं अम्लीय या अग्न्याशी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो अग्न्याशय से भी एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। और ये आपका यकृत और अग्न्याशय से आपके जो भोजन के लिए अम्लीय बनाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपकी यकृत में स्रावित जो होता है पित्तरस, जो आपका यकृत में स्टोर होता है, ठीक है। आपका जो जिसे बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो स्टोर होता है आपका लीवर में होता है, और ये आपका जाता है किसमें, तो ये आपका देखिए ये क्या करता है, ये वसा का जो कार्य होता है, ये कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है। और क्षुद्रांत में वसा जो होती है बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसमें उस एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए जो आपका पित्तरस जो पित्त लवण होते हैं इन्हीं गोलिकाओं में खंडित कर देता है और एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। ये साबुन का मैल पर इमल्सिफिकेशन होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया इमल्सिफिकेशन की तरह, इसके विषय में देखिए आगे पढ़ेंगे। देखिए अग्न्याशय जो होता है अग्न्याशी रस का स्राव करता है, ठीक है, बताया था भी। और जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और इमल्सिफिकेशन जो होता है आपका फैट जो वसा होता है का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम इसमें होता है। तो एक देखिए आपका पेट में जो ट्रिप्सिन होता है एक होता है लाइपेज, तो दोनों याद रखिएगा। जो क्षुद्रांत होती है कि छोटी जो आपकी आंत होती है कि भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है उपस्थित एंजाइम जो होते हैं अंत में क्या होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। तो ये क्वेश्चन आपकी मैंने अभी दिखाया था, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स में चेंज होता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल में, ठीक है, ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो आपका फैट जो होता है फैट ये एसिड्स में जाता है और ग्लिसरॉल में जाता है। अब देखिए पचित भोजन को आंत्र की वृत्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे जो एक वो होती है प्रवर्धक होता है अंगुली जैसी, जिन्हें क्या बोलते हैं दीर्घरोम या विलाई बोलते हैं इसे, ठीक है, VILLI। तो ये क्या होते हैं ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं, और ये आपके भोजन में जो होता है पाचन में सहायक होता है। और दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिकाओं की बहुतायता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं या मतलब उस तक पहुँचाता है। यहाँ इसका उपयोग जो होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। अब देखिए बिना जो पचा हुआ जो भोजन होता है तो आपके बृहदान्त्र में जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भेज दिया जाता है, जहाँ असंख्य जो होते हैं दीर्घरोम यही विलाई होते हैं पदार्थ को जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। जो आपके मिनरल्स होते हैं जल होते हैं इसका अवशोषण करते हैं। तो अगर पूछा जाए आपका अंतिम जो आपका जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, वहाँ पे आपका जो होता है इन पदार्थों का अवशोषण होता है। अब देखिए अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, एक्सक्रीशन द्वारा जो आपका वेस्टेज होता है वो निकाल दिया जाता है। और ये जो वज्र पदार्थ का बहिष्करण होता है गुदा या अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। अब देखिए दंत चरण ये देख लीजिए एक बार क्या होता है। दंत चरण जो होता है दंत छः एनेमल जो होता है आपका सबसे कठोरतम भाग है आपके पूरे शरीर का। एडेंटिन या सने सने मृदुकरण के कारण क्या होता है इसका जो प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाता है, तो इनेमल जो होता है मृदु या बिखनीजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं, जिससे दंत प्लावक बन जाता है और जो प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह पर नहीं पहुंच पाते हैं। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजन और उपरांत जो होता है दंतों में ब्रश करने से प्लाक हट जाते हैं। तो इसीलिए आपका भोजन जो खाना खाने के बाद या सोने से पहले
आपका जो है टूथपेस्ट करना इसलिए अनिवार्य होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि ये जो होता है अनुपचारित जो रहता है, जो उस सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर लेता है तथा जल व संक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आपका जो टूथपेस्ट करना जरूरी होता है, जो आपका गंदगी रहती है, ठीक है, जो आपके दांतों में चिपक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया था आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपकी काफ़ी डिमांड थी तो इस वजह से ये क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज करा देंगे, क्योंकि जो NCERT है वैसे चैप्टर वाइज कराना तो मुश्किल है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जिस चैप्टर्स बन रहे हैं वो मैं आपको करा दूंगा। अब देखिए परखने में क्या होगा कि एक चूने का पानी लीजिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। अब क्या करेंगे, चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित करना है। तो जैसे आपने यहाँ से फूंक मारा, ठीक है, तो निश्वास द्वारा निकली, तो देखिएगा चूने का पानी दूधिया होने लगता है, समय लगता है। और एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परखनली में ताज़ा चूने का पानी लेकर प्रवाहित करते हैं इसमें। तो देखिए कि इस बार जो होता है चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लग रहा है। तो देखिए दोनों में आपका पानी जो होता है वो दूधिया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। ठीक है, ये पिचकारी में भी और इसमें भी। और देखिए यहाँ पर ये क्रियाकलाप दिए गए। देखिए पिछले अनुभाग में जीवों में पोषण की चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम से होता है, ये कोशिकाएं जो होती हैं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। और विविध जीव इन्हें जो होता है इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं ऑक्सीजन का उपभोग करके ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं और जल विघटित करते हैं, जैसे आपके सभी जो हो गए पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, विघटित करने के लिए करते हैं। जबकि कुछ अन्य जीव जैसे दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन उपयुक्त होती नहीं है। ठीक है, तो ये अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण होता है ग्लूकोज। एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु या पायरुवेट में विखंडन, ये प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। और देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इसके पश्चात जो होता है पायरुवेट होता है एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जो क्रिया होती है आपकी पायरुवेट की, ये कोशिका द्रव में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी था, इसमें TRE में तो नहीं था, BPSC में था। ये प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ठीक है, और क्योंकि ये प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो जो अवायवीय जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये आपका कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होते हैं। और जो आपका कोशिका जो ऑक्सीजन के साथ जो होता है वायु श्वसन, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सीजन के साथ होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है आपका, तो ये आपके ईस्ट में होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्योंकि ये जो प्रक्रम होता है बता दिए मैंने अवायवीय होता है। और पायरुवेट का विखंडन जो होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो मैंने बता दिया आपका जो ऑक्सीजन का यूज़ करके जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ठीक है, पायरुवेट का जो विखंडन होता है, और एक पायरुवेट का विखंडन जो होता है आपका ये ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका अवायवीय होता है। दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के विखंडन अणु को विखंडित इसमें करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। तो दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि ये प्रक्रम जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है। ये वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, और वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट, देखिए इसमें क्या होता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, जहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु या लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए लैक्टिक अम्ल के बारे में अभी आगे बताएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे अपने वर्कआउट किया तो जो आपके पैरों में जो होता है दर्द होने लगता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के स्टोर हो जाने से होता है। ठीक है, अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल होता है, क्या होता है, क्रैम्प का कारण होता है, जो निर्माण होता है इसके क्रैम्प के कारण होता है, इसमें दर्द होने लगता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिए गए ग्लूकोज के 6 अणु है। कोशिका द्रव में क्या होता है, पायरुवेट के 3 वायु में अणु बनते हैं और ऊर्जा निकलती है इसमें। ठीक है, अब देखिए ईस्ट में क्या होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, और हमारी पेशियों में जो होती है कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है इससे। तो इससे आपका जो एक्सरसाइज करते हैं तब लैक्टिक अम्ल बनता है। अब देखिए जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें 2 अणु बनते हैं कार्बन के। और यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो जल बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो यही आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये आपके पौधों में जाती है। ठीक है, वो ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर से ऑक्सीजन वापस आती है और ये आपका एथेनॉल बनता है। नेक्स्ट देखिए कोशिका जो होती है श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा होती है ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसे। ठीक है, नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। और NTP के विखंडन के लिए के निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। तो ATP से आप एक ऊर्जा निकलती है जो कोशिका के अंदर होने वाले अतिरोम जो एंडोथर्मिक होता है क्रियाओं का परिचालन करती है।
तो अति रोशमी बोलते हैं इसे। अब देखिए एटीपी क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। अधिकांश जो होते हैं कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा एक मुद्रा होती है। एक जैसे आपका दिया जाता है किडनी में होता है आपका नेफ्रॉन होता है, इस तरीके से आपकी ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है एटीपी होता है, ये इसका मुद्रा का काम करती है। और श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, एक ये ट्राइफॉस्फेट होता है, ये डाइफॉस्फेट होता है। अकार्बनिक फॉस्फेट के एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अति आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर, तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतः फॉस्फेट संलग्न खंडित होता है तो 30.5 किलो जूल मोल के तुल्य ऊर्जा विमोचित होती है, ठीक है। तो इसमें दिया गया एडीपी में जब पी इसमें ऐड होता है, पी मतलब फॉस्फेट, तो ऊर्जा से बनके क्या बनता है एडीपी बनता है, ठीक है। ये एटीपी का निर्माण करता है। अब देखिए जैसे बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़न, ठीक है, आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है, तंत्र का आवेग संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए यूज होता है। तो इसमें बता दिया उन्होंने एटीपी का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। जैसे आपका जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वगैरह ये आपके चलने में, ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा जो होती है ये ऊर्जाएं हैं, तो इसी तरीके से इसकी ऊर्जा भी होती है। तो देखिए क्योंकि जो वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन पर निर्भर होता है, क्योंकि भाई वायवीय में तो आपका ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। अतः जो आपका वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने जा रही है। अब देखिए यहाँ पे पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं, अभी बताया तो ऊपर एस्ट्रोमेटा द्वारा, ठीक है। और अंतरकोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। ये यहाँ पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विषण द्वारा होता है, ठीक है। ये भी आपका याद रखिएगा, विषण द्वारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है ये कोशिकाएं में या उससे दूर बाहर वायु में जाती हैं, ठीक है। विषण की दिशा जो होती है पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही थी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता रात में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान होता है, ठीक है। और दिन में क्या होता है कि श्वसन के दौरान निकाली जो CO2 होती है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होकर अतः कोई CO2 नहीं निकलती है, और उस समय क्या होता है ऑक्सीजन निकलता है। तो रात में क्या होता है ये ऑक्सीजन नहीं निकालती है, फिर CO2 निकालने लगती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है आपका जनरल साइंस में होता है कि पेड़ों के नीचे रात में सोने से मना क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो पेड़ होता है ना तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा फील होगा, ठीक है। अब देखिए जंतुओं में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। और स्तरीय जंतु होते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में होते हैं उन्हें जल में विलय जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करना पड़ता है। तो जो जल में आपका होता है उससे ऑक्सीजन ये जलीय पौधे लेते हैं, और बाकी जो आपके स्थल वाले होते हैं तो ये आपके जो ऑक्सीजन होती है ये पेड़ पौधे से लेते हैं, ठीक है। और आपके जीव जंतु जो लेते हैं वो आपका ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए अवलोकन दिया है, पढ़ लीजिएगा। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। अब देखिए जल में तो कम रहेगी क्योंकि वायु में आपका देखिए पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये आपके खाना बनाते हैं ऑक्सीजन देते हैं। और आपका इससे देखिए जलीय जीव की श्वास दर होती है स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, ठीक है। और अब मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसलिए क्लोम होते हैं इसके गिल्स टाइप के, तो पहुँचाती है जहाँ विलय ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है। अब देखिए स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है, उससे इसकी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बहुमूल्य वायुमंडल में संपर्क में रहता है। अब देखिए अगला, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः ये सतह बहुत पतली या मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के लिए उद्देश्य से ये शरीर के अंदर अवस्थित होती है, और अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए देखिए यहाँ पे कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन अवशोषित होती है, और उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रियाविधि दिखाई गई, एक क्रियाविधि होती है। अब देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे है, वह जो वायु होती है शरीर के अंदर नसा द्वारा, जो आपके नसा द्वार होते हैं, ठीक है, और नाक से जाती है या आपके मुख से जाती है, तो नसा द्वारा जो जाने वाली वायु होती है वायु मार्ग में उपस्थित जो होते हैं महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में आने वाली धूल जो होती है दूसरी अशुद्धियाँ रहती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा होता है, ठीक है, श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होता है, और कंठ में उपस्थित वलय उपस्थित होते हैं, ये सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया गया पूरा प्रक्रम, ये मुख हुआ है, ग्रसनी कंठ है, और श्वासनली, ठीक है, इसोफेगस, और ये उपस्थिति वलय और डायफ्राम है ये आपका, और ये फुफ्फुस है, ये पसलियाँ है, ये डायफ्राम हो गया, श्वसनिका श्वसनी, और ये कुपिका
कोशिकाज होती है, ये आपके क्या होता है कि जैसे जो आपके स्मोकिंग करते हैं और या गांजा वगैरह पीते हैं, ये कोशिकाएं जो होती है उसकी नष्ट हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है इसी। और ये कोशिकाएं देखिए यहाँ पर दी गई, ठीक है, श्वसन, ये श्वसनिकाएं होती है। अब देखते हैं अगला, फुफ्फुस के अंदर मार्ग जो थी छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे क्या होता है कि गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं के भीतर भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम होता है चपटा हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, और इस कारण क्या होता है, वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका होती है रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास के चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे कोशिका के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो देखिए ये जो चैप्टर ना आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर इसमें पेज में आपको कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस बने इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दर जो होती है शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त इसकी दक्षता कम हो जाती है, और फुफ्फुस की वायु के श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन जो वर्णक होता है हीमोग्लोबिन होता है, ये भी क्वेश्चन अभी दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, उच्च बंधुता रखता है, और ये वर्णक होता है लाल रुधिर कणिका होती है, आरबीसी में उपस्थित होता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है, आरबीसी में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होता है, ठीक है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसमें तो ये देखिए वहन, मानव में जो वहन होता है जो आपका सांस वगैरह में जो आपकी ऑक्सीजन ली जाती है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया हमारा जो पंप हृदय होता है, इसमें देख लीजिए आपका, ये आपके मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, पेशी अंग होता है। अब देखिए ये क्या होता है, रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है। ऑक्सीजन तथा प्रचुर रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर में मिलने को रोकने के लिए हृदय के कोष्ठों में बांटा गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, और फुफ्फुस के से वापस ऑक्सीजनित जो रुधिर को हृदय में लाना होता है। ये ऑक्सीजनित जो प्रचुर रुधिर शरीर के शेष सभी अंगों में पंप होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपके 4 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद होता है, इधर 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है, ये दायां ये बायां। तो इसमें क्या होता है, जो आपका शरीर से जो आपका ब्लड आता है, तो इसमें पहले दायां अलिंद में आता है, तो ये आपका दाएं निलय में जाता है, और फिर इससे क्या होता है कि आपके जो दाएं निलय से आपके फेफड़ों में जाता है, उससे शुद्ध होकर जब रख आता है तो ये आपके इसमें आता है, बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से आपके बाएं नीले में जाता है, और फिर इससे क्या होता है कि आपके पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है वो प्रवाह किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और बाकी ये देखिए ऊपरी जो सिरा होता है महाधीरज सिरा बोलते हैं इसे, और ये महाधमनी है, ठीक है, और ये फुफ्फुस धमनियाँ, ये फुफ्फुस सिराएँ, बायां अलिंद बायां निलय, ठीक है, बायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, ये दायां ये बायां, ठीक है, और शरीर के निचले भाग में अब देखिए यहाँ पे ये उसका ट्राई कस्केट बॉल होता है, इसमें जो बीच में होता है ये डाई कस्केट बॉल होता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। जो आपके दाएं अलिंद और दायां निलय में आपके ट्राई कस्केट बॉल होता है, ठीक है। आपकी देखिए विभाजिका होता है ये बीच में, ठीक है, रेड कलर का। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपके रुधिर में जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, और फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। ये ऑक्सीजनित जो प्रचुर रुधिर शरीर के शेष हिस्सों में पंप होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा, क्या होता है कि ऑक्सीजनित जो प्रचुर रुधिर होता है फुफ्फुस हृदय में बाएं और प्रकोष्ठ जो होता है बाएं अलिंद में जाता है, और इस रुधिर को एकत्रित स्टोर करके बाएं अलिंद जो शिथिल रहता है, अब जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब ये संकुचित हो जाता है, जिससे हृदय में जो कहता है रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी आने पर ये क्या करता है, पेशी वाला जो होता है बायां निलय संकुचित होता है, और जब रुधिर में पंपित हो जाता है तो ऊपर वाला दायां प्रकोष्ठ होता है दायां अलिंद फैलता है, तो ऑक्सीजन को वी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है तो नीचे वाला संगत कोष्ठ जो होता है दायां निलय फैल जाता है। ये रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित करता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण के हेतु बारी पर जो अपनी बारी पर क्या होता है फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय में कोशिका भित्ति होती है मोटी होती है, तो अलिंद में आपकी मोटी होती है, ऊपर वाले में मोटी होती है और नीचे पतली होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, जब अलिंद या निलय संकुचित होता है तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका, अब फुफ्फुस में जो है ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है, तो जो हृदय का दायां और बायां बंटवारा कराया गया ऑक्सीजन और वी ऑक्सीजनीकृत रुधिर को मिलाने से रोकने में लाभप्रद होता है। इस तरह बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, और पक्षी को और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को इन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने पूरा इसका डिटेल में बता दिया। ये फुफ्फुस के लिए फुफ्फुस धमनी है, यहाँ से शरीर में जाता है, ठीक है। पहले इसमें आएगा, फिर आपका इसमें जो सही होके जाएगा तो आपके जो ऑक्सीजन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, रुधिर में, तो इससे आपका शुद्ध करता है आपका जो फेफड़े होते हैं, ठीक है। फिर आपका ये जाता है आपका बाएं अलिंद में जाता है, ठीक है, और इससे बाएं नीले से होते हुए आपके पूरे शरीर में जाता है जो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आपका ये रक्त आप वगैरह देखिए दिया गया। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो अनुशीतलन और शीतलन होता है, तो जो आपका जो सामान्य दाब होता है 120/80 mmHg होता है, Hg में होता है पारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोनों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप लोग इसमें जो नापते हैं तो ये आपका ये जो यंत्र होता है आपका जिससे नापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने बता दिया 120/80 आपका सामान्य जो आपका दाब होता है, ठीक है, और स्फिग्नोमैनोमीटर से इसे नापते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धमनियों का जो सिकुड़ना होता है, इससे क्या होता है रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है और इसकी धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इसमें। इसमें ये देखिए आपका स्फिग्नोमैनोमीटर दिया गया, रक्तदाब नापा जाता है। अब नलिका रुधिर वाहिकाएँ देखिए, तो ये इसमें लिखा हुआ है जो धमनी की मोटी भित्ति जो होती है मोटी एवं लचीली होती है, क्योंकि रुधिर जो होता है हृदय में उच्च दाब से निकलता है और शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। इससे मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि इसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर जो धमनी होती है उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है, जिससे सभी कोशिकाएं के रुधिर का संपर्क हो जाता है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, देखिए ये बताया तो वन थिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय एक इस पतली भित्ति के द्वारा होता है, ठीक है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराओं द्वारा शिराएं बनाती हैं और रुधिर को अंग या ऊतक में ले जाती हैं। तो देखिए प्लेटलेट्स मैंने बताया तो जो तरल माध्यम होता है आपका प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो बताने लगा है। रुधिर में प्लेटलेट्स जो होती हैं कोशिकाएं ये पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो होता है आपका एक तरल माध्यम है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप देखते हैं कि जब फीवर आता है तो क्या करते हैं प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो सामान्य देखिएगा 1.5 से 2 लाख लगभग होती हैं। अब देखिए लसिका जो होता है लिम्फ होता है, ये एक अन्य प्रकार का द्रव्य जो बहन में भी सहायक होता है। ये लसिका ऊतक तरल होता है और कोशिका की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकालकर ऊतक में अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाता है और ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये रुधिर को प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन ये रंगहीन, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है और लसिका अंतःकोशिकीय अवकाश में लसिका कोशिकाओं में चला जाता है और ये आपस में मिलकर बड़ी लसिका जो होती है वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलता है। बचा हुआ जो द्रान द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और इसके अतिरिक्त क्या होता है बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर में ले जाता है। अब देखिए पादपों में परिवहन कैसे होता है, ये CO2 जो होता है पादपों में, देखिए इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ऊर्जा का भंडारण होता है क्लोरोफिल युक्त अंगों को विशेष रूप से पत्तियों और में करते हैं। तो पादप शरीर के विभिन्न निर्माण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है तो इसमें देखिए अलग प्राप्त होती है। जैसे पौधों में क्या होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम प्रचुर स्रोत है, उसी से आप ये लेते हैं ना मृदा से। तो क्या होता है अवशोषण जड़ों द्वारा और मृदा के संपर्क में रहता है। तो यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों को दूसरी बहुत कम है तो इससे ऊर्जा कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी अंगों ये सभी भागों में आसानी से वितरित हो जाती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ती हैं या बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण जो होता है प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है परिवहन एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक होती है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए अब जल परिवहन क्या होता है, तो जल होता है जाइलम्स होता है, ठीक है। और जड़ तनों और पत्तियों की वाहिकाओं जो वाहिनियकाएँ होती हैं वाहिकाएँ आपस में क्या होती है जुड़कर जल संवहन कोशिकाओं या वाहिकाओं का एक सतह जल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों में संबद्ध होता है। और जड़ों की कोशिकाएं क्या होती हैं मृदा में संपर्क में आने पर वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं और ये जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण के एक अंतर उत्पन्न करती हैं और अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा में जल जो होता है जड़ में प्रवेश करता जाता है और इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ में जाइलम में हो जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में आपका ये दिया गया है, देखिए भोजन का जो स्थानांतर होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, दूसरों पदार्थों में। देखिए कुछ इसमें पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। पादप के जो वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की ज्वानी होती है इसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए जो वाष्पोत्सर्जन होता है जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा उसमें खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक होता है, ठीक है। और ताप नियमन में भी ये सहायक होता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है और दिन में जब रंध्र खुलते होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है कर्षण
और जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। ठीक है, इसमें इतना ही है इंपॉर्टेंट। और मैंने बता दिया जल जो होता है, जो जाइलम के ऊतक होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा होता है। और फ्लोएम ऊतक जो होते हैं, फ्लोएम जो होते हैं ऊतक एटीपी की ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऊतक ये क्या करते हैं, पराशरण दाब बढ़ाते हैं, और जिससे क्या होता है, जल इसमें प्रवेश करता है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपका इसमें आएगा उत्सर्जन। जो है देखिए इसमें उत्सर्जन क्या होता है कि जैसे वैध जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक पदार्थ या जो वज्र पदार्थ होते हैं का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर से काफ़ी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, तो ये उत्सर्जन अंग जो आपका देखिए इसमें वृक्क दिए गए अपनी किडनी। तो मानव उत्सर्जन अंग जो होता है एक जोड़ा होता है वृक्क, एक मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, वृक्क उदर की रीढ़ में हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क में मूत्र बनाने वाले मूत्रवाहिनियों में होता है और मूत्राशय में आ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें सीक्वेंस बचा जाता है। तो वृक्क में क्या होता है, मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से फिर मूत्राशय में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एकत्र होकर ये एक मूत्र मार्ग से ये निकल जाता है। तो सबसे पहले आएगा आपका जहाँ पे मूत्र बनेगा आपका किडनी में। ठीक है, फिर मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्राशय में और फिर मूत्र मार्ग में। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई में। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अपोफस में जो होता है CO2 रुधिर में अलग हो जाता है, और जबकि नाइट्रोजनी वज्र जो होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड्स, अब देखिए ये वक्र में आपका जो किडनी में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। और ये कोई अनिश्चित आश्चर्य की बात नहीं कि वृक्क में आधारी निश्चंदन या एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाएं गुच्छ होता है। और वृक्क में क्या होता है कि आपके प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, और ये नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। और प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नेफ्रॉन में बताया था, ये इसमें जो इकाई होती है एक इसमें नेफ्रॉन की होती है, आपके माइंड में जो होती है उसमें न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, और मेट्रोकॉन्ड्रिया में आपका ATP होता है। तो सब ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें दिया गया कि जो प्रारंभिक निस्यंदन होता है, कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, लवण प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवेश करता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण होता है, और जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर के उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्येक जो वृक्क होता है किडनी बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका या मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, वृक्क को मूत्राशय में जोड़ता है। मूत्राशय में मूत्र भंडारण रहता है, और जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा इसे बाहर न कर दें। मूत्राशय पेशी द्वारा पेशी होता है, अतः ये तंत्रिका नियंत्रण में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ये आपका दिए गया एक वृक्काणु की रचना दी गई है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। अब ये देखिए अपोहन क्या होता है, डायलिसिस जो होता है, जिसका लीवर खराब हो जाता है, वो आपका ये जो होता है वृक्क होता है, जो किडनी जो खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं कि इसको कृत्रिम रूप से जो छाना जाता है आपका, तो इसे डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, आपके प्रेमानंद जी महाराज उनका भी डायलिसिस होता था, उनका लीवर खराब था। तो इसमें क्या करते हैं कि एक मशीन द्वारा ये क्या करते हैं, आपके शरीर को ये छानते हैं, क्योंकि आपका जो लीवर है वो डैमेज है। ठीक है, ये पूरा इसमें ये दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्वस्थ जो वयस्क व्यक्ति है उसका 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क से होता है। ठीक है, एक दिन में आपका इतना होता है, 180 लीटर ये छानता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं, मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसमें पादप उत्सर्जन क्या होता है। दिया गया आपका जो पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं की बिल्कुल विभिन्न युक्तियां प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जनित ऑक्सीजन की अपशिष्ट उत्पाद कहीं जा सकती है, और इसमें क्या करते हैं कि आपके पादप में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, और ये अपने कुछ भाग्य से पत्तियों का क्षय बिगाड़ सकते हैं। और बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिका रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। पौधों में गिरने वाले पत्रिकाओं में अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो ये आपका ये याद रखना, रेजिन और ये गोंद, तो ये विशेष रूप से जाइलम में संचित रहते हैं। ठीक है, आपका ये देखिए चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपका डिटेल में जो भी हो सका मैंने बता दिया, और जो बच्चे आप देख लीजिएगा, इसका MCQs मैं अलग करा दूंगा, और इसका जो आपका NCERT एग्जाम्पलर्स है वो सोच रहा हूँ आपको कराने के लिए, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बाकी इसमें देख लीजिए कि आपने क्या सीखा। इसकी बुक्स जो है ना, जो आपको प्ले लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, आप एक बार विजिट कीजिएगा चैनल पे। और इसका जो PDF है बुक का, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ये ओल्ड NCERT है। ठीक है, ओल्ड NCERT मैंने बताई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डिटेल में दिया होता है। न्यू वाली में कुछ चैप्टर्स कम है, तो ये मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किए हैं। अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, 4 से 5 दिन में पूरी NCERT कंप्लीट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।